after the discussion of the income under section 28, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन दे रखी होगी एग्जामिनेशन में भी, वो आपके पास एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगी। तो अब अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंगली आपके पास दे रखी है, तो आपको उसमें कैलकुलेशन करनी है एज पर द इनकम टैक्स। द पॉइंट इज, जो मैं आपसे अब आप शेयर करना चाह रहा हूं वो क्या है, देखिए अब हमारे पास जो बेस है हमारे पास, वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, राइट। ओके, अब आपने जो भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है वो किसके अकॉर्डिंगली बनाया है जी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हमने गैप फॉलो किए हैं, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज, उसके अकॉर्डिंगली बनाया है। लेकिन अब उस बेस से जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंगली आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, उसका जो रिजल्ट है वो आपका एक तरह से नेट प्रॉफिट आ गया। अगर ये नेट प्रॉफिट आपके पास आ गया, तो क्या ये नेट प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन का इसके ऊपर नहीं इनकम टैक्स लगना चाहिए? तो जो मैंने आपसे शेयर किया था कि अब हमें किसके प्रोविजन लेने पड़ेंगे? इनकम टैक्स एक्ट के जो इनकम टैक्स एक्ट है वो कहता है कि ये जो नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट किया गया है, हाँ उसको मैं बेस तो मान सकता हूं, लेकिन उसको मैं फाइनल प्रॉफिट नहीं मान सकता जिसके ऊपर मैं इसको इनकम टैक्स की लायबिलिटी को कैलकुलेट कर सकूं। तो हम पढ़ क्या रहे हैं? हम यही तो पढ़ रहे हैं कि जो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली जो प्रोविजंस हैं, उसके अकॉर्डिंगली इनकम क्या है और एक्सपेंडिचर क्या है। और आप सबको पता है कि हिंदुस्तान में पता नहीं कितने हजारों बिजनेसेस हैं, और उन हजारों बिजनेसेस में कितने ज्यादा एक्सपेंसेस हैं, लाखों में एक्सपेंसेस होंगे। तो उन एक्सपेंसेस को पढ़ पाना और उसको 30 to 36 और 37 में बांधना, वही तो हम यहां पे बात कर रहे हैं कि अब वो कौन से एक्सपेंडिचर हैं जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अलाउड थे लेकिन इनकम टैक्स में डिसअलाउड हैं। कुछ ऐसे हैं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अलाउड हैं और इनकम टैक्स में भी अलाउड हैं। तो यही तो हमने एडजस्टमेंट करनी है, और जो इन दोनों के बीच का जो कन्फ्लिक्ट है उसको हमने खत्म करना है। और उसको खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ एक एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। और वो जो एडजस्टमेंट्स है वो कैसे होंगी, क्या फॉर्मेट होगा, या क्या सारी बातें होंगी, बस वही बात हम डिस्कस करेंगे इससे पहले, और फिर हम सीधा एक्सपेंसेस की तरफ को मूव कर जाएंगे। तो ये दिक्कत क्यों आई? क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और इनकम टैक्स एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो डिफरेंट है, और वो दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट है। इसलिए इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि मैं अपना, आपने जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकॉर्डिंगली प्रॉफिट एंड लॉस आउट बना है, और वो जो रिजल्ट आपने एज ए नेट प्रॉफिट दिया है वो मुझे मान्य नहीं है। तो अगर नहीं मान्य है, आप इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो आप अपनी कैलकुलेशन करिए। अगर आपको अपनी कैलकुलेशन करनी है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा कि इनकम टैक्स में इनकम किसको बोलते हैं, जो हमने सेक्शन 28 में डिस्कस करी। उसके बाद जो एक्सपेंसेस हैं वो कौन से ऐसे एक्सपेंसेस है जो कि इनकम टैक्स उसको अलाउ करता है, इनकम टैक्स उसको डिसअलाउ करता है। जिसको थ्योरेटिकल इस चीज की नॉलेज होगी वो तो 10 मिनट में जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करके बैठ जाएगा। तो आइए आज हम इसी के बारे में जो है डिस्कशन करते हैं। अब देखिए, दिस इज द मास्टर चार्ट। मैं मेथड बोल सकता हूं, इसको मैं फॉर्मेट बोल सकता हूं। फॉर द कंप्यूटेशन टेकिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज द बेसिस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बेस मान करके हम उसको कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कैसी एडजस्टमेंट करते हैं, वो हम पहले मैं आपको उसका डिटेल में डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद डिस्कस करूंगा, क्योंकि पहले लॉजिक तो पता होना चाहिए कि क्यों ऐसा करते हैं हम। देखिए मैंने क्या किया कि मैं इससे पहले कि मैं आपसे शेयर करूं, ये देखिए मैं आपको बता देता हूं। ये था जी पुराना फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अब आपके पास ये दे रखा है, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन है, कुछ एक इनकम्स हैं ये देखिए, और एक्सपेंडिचर है, ये बहुत सारी लिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, और रिजल्ट आपके पास क्या है? नेट प्रॉफिट है। और हमने क्या किया, इस नेट प्रॉफिट को एज ए बेस मान लिया। क्लियर है जी यहां पर बात? तो ये क्या लिखा उसने कि बैलेंस एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कई बार हम प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है जी, प्रोफेशन के केस में, या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्रोफेशन के केस में, वट एवर इट इज अवेलेबल, जो भी उसका रिजल्ट होगा।
अब रिजल्ट किस फॉर्म में होता है, या तो प्रॉफिट होता है, या लॉस होता है, या सरप्लस होता है, या डेफिसिट होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में, क्योंकि चैप्टर हमारा क्या है, बिजनेस एंड प्रोफेशन है। तो अब क्लियर हो गया जी। ये जो नेट प्रॉफिट एज ए रिजल्ट था वो मैंने कहां उठा दिया, मैंने ये लिख दिया जी। यहां तक बात क्लियर है? ओके। अब जब मैंने ये बात आपको क्लियर हो गई तो उसमें क्या होगा, अब देखिए यहां पे कुछ एक ऐसे एक्सपेंडिचर्स होंगे, ठीक है जी, जो एक्सपेंडिचर हो सकता है कि वो बिजनेस से रिलेटेड हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं जी, बिजनेस एक्सपेंसेस। कुछ एक ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में उसका कोई परहेज नहीं है। उसी तरह से कुछ एक बहुत सारी ऐसी इनकम्स होंगी जो कि हमने सेक्शन 28 के अंदर पढ़ी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, बिजनेस इनकम्स। लेकिन कुछ एक ऐसी इनकम्स होगी, हो सकता है कि वो सेक्शन 28 के अंदर कवर ही ना हो रही हो। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने इंटरेस्ट है, यानी कि मेरे पास पैसा था, मैंने फिक्स डिपॉजिट करा दिया, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिला, और इंटरेस्ट को मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कहां लिख दिया, इनकम के साइड में यहां लिख दिया। तो क्या मेरी ये बिजनेस इनकम है? क्योंकि अब आपने सेक्शन 28 पढ़ लिया तो इसलिए आप बोल देंगे नहीं जी ये वाली इनकम तो हम बिजनेस इनकम नहीं है। उसी तरह से मान लीजिए कि आपके पास रेंट कोई हाउस था वहां बिजनेस के पास पड़ा हुआ है, या शॉप पड़ी है, उसको आपने किराए पे दे दिया, उससे आपको क्या मिल रहा है, रेंट मिल रहा है। बताओ जी ये कोई बिजनेस इनकम है? नहीं है, बिजनेस इनकम नहीं है। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग थोड़ी ये डिफरेंशिएट करता है। तो इस तरह से क्या है कि आपके पास बहुत सारी इनकम्स और बहुत सारे एक्सपेंडिचर हैं। अगर मैं इनको कैटेगराइज करूं, अगर मान लीजिए कि अगर इसकी कैटेगरी में बांटना हो तो हो सकता है कि आपके पास इधर कुछ एक बिजनेस एक्सपेंसेस, अब मैं इनकम टैक्स की लैंग्वेज में बोल रहा हूं, बिजनेस एक्सपेंसेस होंगे, कुछ एक नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस होंगे, कुछ एक पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे। उस तरह से आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट तो आ गया, लेकिन कुछ एक इनकम्स होंगी जो बिजनेस इनकम्स हैं, कुछ एक ऐसी इनकम्स हैं जो कि बिजनेस इनकम्स नहीं है। अब देखिए अगर हाउस रेंट मिल रहा है तो वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होती है, प्रॉफिट एंड गेन में टैक्सेबल नहीं होती है। लेकिन यहां तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो दे रखी है ना। अभी इंटरेस्ट ऑन एफडी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है, लेकिन यहां तो दे रखी है ना। और इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, जब मैंने इसको क्रेडिट साइड किया तो मेरा नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर यहां बिजनेस एक्सपेंसेस भी हैं और पर्सनल एक्सपेंसेस भी हैं, अगर पर्सनल एक्सपेंसेस तो उन्होंने मेरे नेट प्रॉफिट को क्या कर रखा है, कम कर रखा है। यहां तक बात क्लियर है जी। तो उसी तरह से मेरे पास क्या है, अब ये वाला मैंने नेट प्रॉफिट यहां उठा लिया। उठाने के बाद अब मैं उसकी एडजस्टमेंट कर रहा हूं। क्या एडजस्टमेंट कर रहा हूं, देखिए पहली आइटम है मैंने ऐड करना है एक्सपेंसेस और लॉसेस विच आर डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट डिसअलाउड। क्या हुआ जी, ये देखो एक्सपेंसेस और लॉसेस, ये देखो एक्सपेंसेस यहां बता देता हूं, एक्सपेंसेस और लॉसेस विच आर डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसे कुछ एक एक्सपेंसेस हैं जो कि डेबिट तो कर रखे हैं लेकिन डिसअलाउड है। डिसअलाउड का मतलब है, अब वही तो हमने पढ़ना है 30 to 36, ये जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं उसमें हमने यही तो पढ़ना है। क्या पढ़ना है कि कौन सा एक्सपेंस अलाउड है, कौन सा एक्सपेंस डिसअलाउड है। तो आपको लॉजिक समझ आ गया कि हमें ये क्या पढ़ना है। तो अब अगर मान लीजिए कि ये वाला एक्सपेंस कौन सा है, पर्सनल एक्सपेंस, अगर मैं वैसे बता रहा हूं पर्सनल एक्सपेंस है तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। अब अगर डिसअलाउड होगा तो क्या हो जाएगा, ये मेरे पर्सनल एक्सपेंस यहां दिखा रखा है ना, अगर मैंने यहां दिखा रहा है, अगर इसको मैं निकाल दूंगा तो मेरा नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। तो इसने मेरे नेट प्रॉफिट को क्या कर रखा है, कम कर रखा है, इसलिए मैं उसको क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं ना, इससे मेरा नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखो जी बहुत सिंपल सी बात है, साथ साथ में लर्न करना शुरू कर देखिए कि ऑल दोज एक्सपेंसेस और लॉसेस विच आर डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट डिसअलाउड आर टू बी एडेड। लॉजिक समझ आ गया जी। अच्छा, उसके बाद कुछ एक आपके पास ऐसे एक्सपेंसेस होंगे, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग को नहीं पता परहेज करता कि वो प्रीवियस ईयर के हैं कुछ है, वो तो सिर्फ करता है एक्सपेंसेस और लॉसेस। कहता है एक्सपेंसेस नॉट रिलेटिंग टू द करंट प्रीवियस ईयर बट डेबिटेड। कुछ एक ऐसे एक्सपेंसेस हो, क्योंकि बिजनेस में तो वो क्या करेगा, सिर्फ प्रीवियस ईयर वाले एक्सपेंसेस लेगा, वही अलाउ करेगा, वो हमें आगे पढ़ना है। लेकिन वो इसलिए वो कहता है कि विच एक्सपेंसेस नॉट रिलेटिंग टू द करंट ईयर बट डेबिटेड। अब मान लीजिए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो 2019-20 का बना रहे हैं, लेकिन यहां पे एक्सपेंसेस जो है वो 2021 के भी दे रखे हैं। अब वो 20 और 21 के क्या होंगे, डिसअलाउड होंगे। अगर डिसअलाउड होंगे इनकम टैक्स में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलता है अलाउड है, तो उसने भी हमारे अकाउंट को क्या कर रखा है, उसने भी हमारे नेट प्रॉफिट को कम कर रखा है ना। जब इसको निकाल देंगे तो नेट प्रॉफिट मेरा इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज करने के लिए मुझे ऐड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। लो जी ये भी हो गया। उसके बाद क्या है कि
अब आपने क्या करना है कि कुछ एक ऐसे एक्सपेंसेस हैं, ये भी आपको मैं बता देता हूं कि अब ये मेरा डेबिट साइड हो गया, आज ये क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में बहुत सारी इनकम्स होंगी, तो अब आपके पास क्या है कि कुछ एक ऐसी बिजनेस इनकम्स हैं, बिजनेस इनकम्स नॉट क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसी बिजनेस इनकम जो कि क्रेडिट नहीं करी है, जो क्रेडिट नहीं करी वो आपको कहां मिलेंगी, वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपको याद होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ कई बार आपको क्या दी जाती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब वो यहां पे नहीं है इसलिए यहां पे दे रखा है। तो कुछ एक ऐसी बिजनेस इनकम्स होंगी, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया बिजनेस इनकम 50,000 रुपए, लेकिन यहां पे तो वो क्रेडिट नहीं की है। अगर नहीं करी है तो इससे मेरा नेट प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। जब मैं 50,000 यहां से क्रेडिट कर दूंगा तो मेरा नेट प्रॉफिट इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। अगर इंक्रीज, अगर नहीं किया तो अब करूंगा ना, अगर अब करूंगा तो क्या करूंगा, मैं उसको ऐड करूंगा ना। तो क्या हुआ जी, बिजनेस इनकम नॉट क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सी इनकम हो सकती है, वो डिविडेंड इनकम भी हो सकती है। तो कहां मिलेगी जी आपको, वो इधर नहीं मिलेगी, वो कहां मिलेगी, एडिशनल इंफॉर्मेशन में मिलेगी। फिलहाल में तो अभी तक आपको पास यहीं पे यहीं पे खत्म करूंगा, ये चीज अभी मैं आपसे शेयर नहीं करूंगा। ओके, अच्छा, अब आपके पास क्या आ गया। अब मान लीजिए कि आपने डेबिट साइड में वो एक्सपेंसेस अलाउड और डिसअलाउड तो छांट लिए, लेकिन कुछ एक ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि आपको कहां मिलेंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन में मिलेंगे। ठीक है जी, एडिशनल इंफॉर्मेशन में मिलेंगे। क्या होंगे कि ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो हैं तो बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, यहां से पढ़ के पता चल रहा है हमें कि बिजनेस एक्सपेंस है, या अभी हमने सीखना है कि कौन से होते हैं बिजनेस एक्सपेंस, लेकिन उसको डेबिट नहीं किया है। अब जब डेबिट नहीं किया है तो अगर मैं उसको डेबिट करूंगा तो मेरा नेट प्रॉफिट कम हो जाना चाहिए ना, ठीक है ना, क्योंकि बिजनेस एक्सपेंस है। तो ये कहां मिलेगा जी, यहां मिलेगा। अगर यहां मिल रहा है तो वो क्या करेगा, मेरे नेट प्रॉफिट को कम करेगा ना, इसलिए मैं उसको क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा। तो क्या करूंगा, एक्सपेंसेस और लॉसेस विच आर अलाउड, है तो अलाउड बट नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नहीं किए, अब कर दूंगा, लो जी कर दिया। उसी तरह से अब आपके पास क्या है, कुछ एक ऐसी इनकम्स हैं जो मैंने अभी आपसे शेयर करी। क्या, अब मान लीजिए कि इंटरेस्ट की इनकम है, इंटरेस्ट की इनकम है तो वहां कहां लिखी है, मैंने यहां लिखी है, तो ये यहां टैक्सेबल नहीं होगी, ये तो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी ना। जब मैं इसको मैं यहां से निकाल दूंगा तो क्या होगा, मेरा नेट प्रॉफिट कम होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। तो करिए ना कम, अब पहले नहीं किया तो अब कर दीजिएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इनकम्स टैक्सेबल अंडर अदर हेड्स बट क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब यहां अवेलेबल है। अब जैसे मान लो रेंट है, कहां जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी में। एफडी है, कहां जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसका मतलब जो बिजनेस इनकम, अब हमें पता है कौन सी बिजनेस इनकम है, सेक्शन 28 में हमने डिस्कस कर रखा है। लेकिन जो अदर हेड्स में टैक्सेबल होंगी लेकिन क्रेडिट की कर रखी हैं, उनको आपने क्या करना है, उसको से लेस करना है। ठीक है जी बात। अच्छा, उसके बाद क्या है, अब ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में मिलेगी। क्या, एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू करंट प्रीवियस ईयर बट नॉट डेबिटेड। तो कहां मिलेगा जी, एडिशनल इंफॉर्मेशन में। है तो करंट ईयर से रिलेटेड है लेकिन अभी डेबिट नहीं करी है। ठीक है, जब मैं डेबिट करूंगा तो मेरे नेट प्रॉफिट को कम कर देगा, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा। रिलेटिव टू करंट प्रीवियस ईयर नॉट डेबिटेड। यहां तक बात क्लियर है जी, ओके। अच्छा, अब आप आ जाइए, इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक। मान लीजिए कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो एक्चुअल में उसकी वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपए, लेकिन आपने उसको कितने में दिखा रखा है, 1,20,000 में दिखा रखा है तो एक्चुअल वैल्यू कितनी, 1 लाख रुपए, आपने कितने में दिखा रखा है, 1,20,000। इसको हम क्या बोलते हैं, ओवर वैल्यूएशन। इट इज नोन एज ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब इसने क्या कर रखा है जी, मेरा नेट प्रॉफिट 20,000 से बढ़ा रखा है। अगर बढ़ा रखा है तो अब मुझे इसकी एडजस्टमेंट करने के लिए 20,000 से उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है जी, माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो ये ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अगले साल जाकर के क्या बन जाएगा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तो इस तरह से अब मैं आपको एक ये दे रहा हूं कि अगर आपके पास ओपनिंग स्टॉक है और वो ओवर वैल्यूड है तो उसको आपने प्लस करना है। तो ठीक है जी, एक ध्यान रख लीजिएगा, बस उसी से मिल जाएगा अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है। लेकिन अदरवाइज मैंने आपको बता दिया, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है तो उसको आपने क्या करना है, माइनस करना है। ये देखिए, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन माइनस, यहां से कर लीजिए शुरू, कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद क्या होगा, उल्टा कर लीजिए। उल्टा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन। अंडर वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है,
अंडर वैल्यूएशन का मतलब कि 50,000 का स्टॉक आपने 30,000 में दिखा रखा है, कम दिखा रखा है, तो उसको हम अंडर वैल्यूएशन बोलते हैं। तो इस तरह से क्या है कि आपने एक पकड़ लीजिएगा, कोई भी पकड़ लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो माइनस करना है। अब उसका उल्टा कर दीजिएगा, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो प्लस करना है, ठीक है। अब अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, उसको माइनस करना है तो उसका उल्टा कर दीजिएगा, क्या, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो उसको प्लस करना है, और उसका उल्टा कर दीजिए, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड माइनस करना है। तो एक पकड़ लीजिएगा और सारे आपके पास आ जाएंगे। तो इस तरह से मैंने क्या किया, जिसको क्रैम करना है, जिसको ट्रिक देखना है वो ट्रिक भी बता दिया, और जिसको लॉजिक समझना था वो लॉजिक मैंने बता दिया। इसलिए मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया था वो दिया था ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्या कर दिया था जी मैंने, माइनस कर दिया था। उस तरह से अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दिया, ठीक है। अब उसका उल्टा ले लीजिएगा, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक प्लस कर दीजिएगा, और ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक प्लस कर दीजिएगा। और लॉजिक इसके सामने मैंने आपको बता दिया कि कौन इंक्रीज करता है, कौन डिक्रीज करता है। जब आपको कंफ्यूजन हो जाए तो ट्रिक अप्लाई कर लीजिएगा। इस तरह से क्या है कि अब मैंने क्या किया, अब हमें पढ़ना क्या है, क्यों पढ़ना है हमने, ये बात क्यों पढ़नी है हमने, ठीक है जी। ये बात इसलिए पढ़नी है कि जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक इंस्टांस लेकर के चलता हूं, ठीक है जी, ओके। अब मान लीजिए कि आपके पास ये वाला क्वेश्चन है कि जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट 3 लाख रुपए है, बिजनेस एक्सपेंसेस, यहां तो बहुत सारे एक्सपेंसेस बताए पर मैंने कर दिया, बिजनेस एक्सपेंसिव 1,70,000 के हैं, पर्सनल एक्सपेंसिव 50,000 के, नेट प्रॉफिट 80,000 का। आप बोलेंगे कि ये नेट प्रॉफिट का ठीक नहीं है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली, तो अब मैं बोलूंगा नहीं सर ये ठीक नहीं है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने लिखा जी नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कितना जी 80,000। अब मैंने क्या किया, अब मेरा फार्मूला क्या था कि जी एड दोज एक्सपेंसेस और लॉसेस विच आर डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट डिसअलाउड। जो डिसअलाउड है तो कौन से होंगे डिसअलाउड, पर्सनल एक्सपेंसेस। अगर पर्सनल एक्सपेंसेस हैं तो मैं इनको क्या करूंगा जी, क्योंकि इसने मेरे प्रॉफिट को क्या कर रखा है, कम कर रखा है ना, तो मैं इसको एडिट बैक करूंगा। तो कितना हो गया जी 30,000 रुपए, सॉरी 50,000 रुपए। 50,000 रुपए हो गया तो 1,30,000 रुपए मेरे पास क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। और वो भी कौन सा, प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अब वैसे देख लीजिएगा 3 लाख में से अगर मैं पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं लेता तो मेरी नेट प्रॉफिट कितना होता है, 1,30,000 होता ना। लॉजिक क्लियर हो गया जी। तो मैं चला कहां से, यहां से चला, और जो बिजनेस कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो डिसअलाउड होंगे, बस वही तो हमने पढ़ना है, उसी की तो हमने एडजस्टमेंट करनी है, ऐड करना है, माइनस करना है, ऐड करना है, माइनस करना है, वो आपको पता होना चाहिए। और यही हमारी जो है एक्सपेंसेस में हमने डिस्कशन करनी है। तो बात क्लियर हो गई जी। तो यहां भी मैंने क्या किया, कि बैलेंस लिया नेट प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली, फिर किसको ऐड करना है, एक्सपेंसेस और लॉसेस है विच आर डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट डिसअलाउड, एक्सपेंसेस नॉट रिलेटिंग टू द करंट ईयर बट डेबिटेड, और बिजनेस इनकम नॉट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां मिलेगी जी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मिलेगी। और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। उसी तरह से आपने लेस क्या करना है, एक्सपेंसेस और लॉसेस विच आर अलाउड बट नॉट डेबिटेड, है तो बिजनेस एक्सपेंसेस लेकिन डेबिट नहीं किए हैं, तो अब करो ना। इनकम टैक्सेबल अंडर अदर हेड्स बट नॉट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी मैं अब आपको इंस्टांस बता देता हूं, देखिए अब आपको सामने। अब मान लीजिए कि ये मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अब मुझे बोला गया कि ये दिस नेट प्रॉफिट इज राइट, मैंने कहा जी गलत है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंगली है और मुझे इसमें एडजस्टमेंट करनी है। मैंने कहा कैसे करोगे, मैंने कहा जी नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लूंगा जी। कितना है जी 4 लाख रुपए। फिर क्या करते हैं, फिर सर मैंने कहा जी कि ऐड करूंगा दोज एक्सपेंसेस और लॉसेस विच आर डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट डिसअलाउड। सर यहां तो सारे ही बिजनेस एक्सपेंसेस, इसका मतलब कुछ नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं नील ले लेता हूं।
फिर मैंने कहा कि मैं ऐसा करूंगा, लेस करूंगा कौन सी इनकम्स, फिर मैं क्रेडिट साइड चला गया। मैंने कहा लेस दोज इनकम विच आर टैक्सेबल अंडर द अदर हेड्स। मैंने कहा देख लेता हूं, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, बिजनेस इनकम है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड एसेट कहां है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है तो इसका मतलब है -1 लाख रुपया हो जाएगा। अगर -1 लाख रुपया हो जाएगा तो 3 लाख रुपया जो है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट है, जो कि टैक्सेबल होगा यहां पे। अब बताइए, अननेसेसरली इस इनकम ने मेरे नेट प्रॉफिट को 4 लाख से 1 लाख रुपए से वैसे ही बढ़ा के रखा है। अगर मैं इसको ना रखता यहां पे, अगर सिर्फ बिजनेस इनकम ही लेता तो क्या होता है, मेरा 5 लाख होता। 5 लाख होता तो मेरी नेट प्रॉफिट कितना, 3 लाख होता। 3 लाख है तो और ये भी कितना है, 3 लाख रुपए। इसलिए मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है। तो कौन सा है जी, इनकम टैक्सेबल अंडर अदर हेड्स बट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी बात। तो इस तरह से अब आपने क्या करना है, अब मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूं कि आपने स्टार्ट कहां से करना है जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इधर से एक्सपेंसेस से करिए शुरू, फिर उसमें देखिए अलाउड कौन सा है, डिसअलाउड कौन सा। अलाउड कौन सा है, डिसअलाउड है, अलाउड है, डिसअलाउड है, अलाउड है, फिर इसमें डिसअलाउड कर दी। डिसअलाउड है तो कितने से डिसअलाउड है, तो डिसअलाउड है तो हमारे पास क्या आ जाता है, एड दोज एक्सपेंसेस विच आर डेबिटेड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट डिसअलाउड। ठीक है। फिर आपने क्या करना है, यहां देखना है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कोई ऐसा एक्सपेंस तो नहीं है जो बिजनेस एक्सपेंस है लेकिन यहां नहीं दे रखा है। अगर नहीं दे रखा है तो उसको माइनस कर दो, क्योंकि उससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। ये हो गया डेबिट साइड हो गया जी। अब आ जाओ क्रेडिट साइड में। अब यहां देखिए कि ऐसी कोई इनकम जो कि अदर हेड्स में टैक्सेबल है, उनको आप माइनस कर दीजिएगा। ठीक होगी। अब आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आ जाओ। इसमें देखो कि कोई ऐसी इनकम तो नहीं है जो बिजनेस इनकम है लेकिन उसको हमने क्रेडिट नहीं किया है। अगर क्रेडिट नहीं किया तो उसको प्लस कर दीजिएगा। बस ये 4 बातें आप याद कर लीजिएगा और अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की बात जो है वो याद कर लीजिएगा। तो अल्टीमेटली अब मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास क्या हुआ कि जैसे मैंने कहा इधर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, बिजनेस एक्सपेंस हो सकते हैं। ये जैसे रेंट फ्रॉम बिल्डिंग है, बिजनेस इनकम है, तो रेंट फ्रॉम बिल्डिंग चली जाएगी, बिजनेस एक्सपेंसेस अलाउड है, ये डिसअलाउड है। इस तरह से क्या हुआ कि मेरे पास नेट प्रॉफिट कैसा आया, नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंटेंसी आया। और मुझे चाहिए किसना, प्रॉफिट एंड लॉस एज पर इनकम टैक्स, और वही हमारा झगड़ा है। तो अब हमें नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंटेंसी दे रखा है, उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, नेट प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स करना है। तो अगर नेट प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स करना है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एडजस्टमेंट करनी है। और वो एडजस्टमेंट किसके अकॉर्डिंगली होगी, इस मास्टर चार्ट के अकॉर्डिंगली होगी। प्लस और माइनस की बातें जो है वो इसके अकॉर्डिंगली होंगी। इसलिए अब ए मेरे पास क्या आ गया, नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंटेंसी आ गया। उसके बाद मैंने ये बी वाली आइटम जो है वो उसमें ऐड कर दी। ऐड करने के बाद ए प्लस बी, मेरे पास क्या आ गया, सी। ये बी वाली आइटम्स आ गई। अब सी के बाद मैंने क्या किया, ये वाले एक्सपेंसेस मैंने क्या कर दिए, लेस कर दिए। अगर लेस कर दिए तो मैंने क्या किया, सी माइनस डी, आपके पास ई किसके अकॉर्डिंगली, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है जी बात। अच्छा, अब आपको अब इससे इंटरेस्ट क्रिएट हो गया होगा अब आपको कि अरे कौन से ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो अलाउड होते हैं और कौन से ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में डिसअलाउड होते हैं। यही तो बातें हमने पढ़नी है। तो अब अगर ये इंटरेस्ट आपका बन गया है तो अब हम बात करेंगे इसकी। मैंने बताया ना कि हजारों बिजनेस हैं, लाखों एक्सपेंसेस हैं, और लाखों एक्सपेंसेस को हमने जो है वो प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में बांधना है। और उसको बांधने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एक लिस्ट दे रखी होगी लेकिन वो हो सकता है वो फाइनल लिस्ट ना हो। तो ये सारी बातें जो है अब हम नेक्स्ट उसमें जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम इसकी डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में जनरल प्रिंसिपल्स एज रिगार्ड्स डिडक्शंस अलाउड अंडर द एक्ट। और ये प्रिंसिपल्स आपने हमेशा माइंड में रखने हैं। अगर माइंड में ये प्रिंसिपल्स आपके हैं तो मुझे लगता है कि कोई ताकत नहीं है कि जो आपको स्ट्रांग बनने से रोक सके। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास 30 to 37 की जो दे रखी है ना लिस्ट एक्सपेंसेस की, वो कोई फाइनल लिस्ट नहीं है। तो फाइनल लिस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिकॉज नथिंग इज फाइनल। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर ये जनरल प्रिंसिपल्स फॉलो कर लेते हैं वो सेक्शन 30 to 37 में, अब देखो आप लाखों एक्सपेंसेस को क्या आप 30 to 37 में बांध पाओगे, नहीं बांध पाओगे। क्या कितनी बांध पाओगे, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37। बाकी कहां चलेंगे, तो बाकी किस में चले जाएंगे, वो जनरल प्रिंसिपल्स में आएंगे।
तो वो जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं वो हमें माइंड में बिठाने पड़ेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि ये अलाउड होगा या डिसअलाउड होगा। तो चलिए जी बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू बिजनेस। जो भी एक्सपेंडिचर है जो एलिजिबल होगा डिडक्शन के लिए वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। अब ये बिजनेस रिलेटेड का मतलब क्या है वो चीज हम बात करेंगे। सो टू बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन द एक्सपेंडिचर शुड बी इन रिलेशन टू बिजनेस और प्रोफेशन। जो भी बिजनेस और प्रोफेशन आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड होना चाहिए। द प्रॉफिट ऑफ विच आर चार्जेबल टू टैक्स, जिसका प्रॉफिट आप टैक्स चार्ज कर रहे हैं। तो अब इसके लिए रिलेटेड टू बिजनेस के मैंने सिंप्लीफाई किया है। सबसे पहले इट शुड बी होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द बिजनेस और प्रोफेशन होना चाहिए। ठीक है जी, इट शुड बी होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द रनिंग ऑफ द बिजनेस होना चाहिए, या प्रोफेशन के रिलेटेड होना चाहिए, इसी को बोलते हैं रिलेटेड टू बिजनेस। दूसरा, इट शुड फैसिलिटेट कैरिंग ऑन बिजनेस। बिजनेस को कैरी करने के लिए वो हेल्पफुल हो और उसके लिए अगर आपने एक्सपेंडिचर किया तो दैट बिजनेस इज ऑल्सो टू बी ट्रीटेड हियर एज रिलेटेड टू बिजनेस। तीसरी बात है, जो एसेट्स आपने बिजनेस में आप यूज कर रहे हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए अगर आपने कोई ऐसा खर्चा किया है तो वो उस प्रोटेक्शन के ऊपर जो खर्चा आपने किया है दैट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू बिजनेस। ये मैं आपको जनरल प्रिंसिपल्स दे रहा हूं, जो जनरल मोटी बातें जो आपको दिमाग में रखनी है कि आपने उसको डिसाइड करना है कि दिस एक्सपेंडिचर इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स और नॉट, आइदर इट इज फैसिलिटेटिंग द कैरिंग ऑन बिजनेस और नॉट, वेदर इट इज इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिव फॉर द बिजनेस प्रोफेशन और नॉट। अब प्रिजर्वेशन ऑफ द बिजनेस, अब जो बिजनेस आप रन कर रहे हैं उसको प्रिजर्व भी तो करना है, प्रोटेक्ट भी तो करना है। तो प्रिजर्वेशन ऑफ बिजनेस के लिए भी अगर आपने कोई एक्सपेंसेस किया तो वो एक्सपेंसेस भी इसी प्रिंसिपल्स के अंडर अलाउड हो जाएगा। या फिर आप कमर्शियल एक्सपाइडेशन की बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि अब आपने कमर्शियल एक्सपाइडेशन के लिए क्या कर दिया, पहले आपका पेट्रोल का इंजन था जिससे इकोनॉमी जो थी वो कम थी, अब आपने उसको बदल करके डीजल का इंजन बना दिया जिससे इकोनॉमी आपकी कम होगी। उसी तरह से अगर आपने कमर्शियल एक्सपाइडेशन के लिए और तेजी से चलाने के लिए आपने कोई मशीन की ऐसी रिपेयर करा दी जिससे आपकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, तो उसको हम कमर्शियल एक्सपाइडेशन बोलते हैं। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या है कि अब आपको क्लियर हो गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द बिजनेस। क्या होना चाहिए? होली एंड एक्सक्लूसिवली फैसिलिटेट कैरिंग ऑन बिजनेस, प्रोटेक्शन ऑफ द एसेट्स, प्रिजर्वेशन ऑफ द बिजनेस एंड कमर्शियल एक्सपाइडेशन। अगर इनके लिए अगर कोई ऐसा खर्चा हो रहा है तो अब आपके पास अगर लाखों एक्सपेंडिचर हो रहे हैं तो आप इनमें कैटेगराइज कर सकते हैं कि अच्छा अरे ये तो बिजनेस रिलेटेड है। अगर बिजनेस रिलेटेड है देन इट इज अलाउड, इफ इट इज नॉट रिलेटेड देन इट इज डिसअलाउड। तो ये 30 to 37 में बांधने वाली बातें नहीं है। दूसरा है मेरे पास नोशनल एक्सपेंडिचर और लॉसेस। देखिए, जो भी एक्सपेंडिचर नोशनल होंगे, जो भी एक्सपेंडिचर लॉसेस आपके नोशनल होंगे वो आपने अलाउ नहीं करने हैं, दीज आर नॉट अलाउड। लेकिन एक जो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है उसको आपको एक्सेप्शन मैंने पहले बताया था, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस के ऊपर जो हम उसकी वैल्यूएशन करते हैं। नोशनल का मतलब है यहां पे एक और भी बात करूं तो जो एंटिसिपेटेड लॉसेस है These are not allowed। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए, एंटिसिपेटेड लॉसेस, रिजर्व किसके लिए क्रिएट करते हैं हम? एंटिसिपेटेड लॉसेस। प्रोविजन किसके लिए करते हैं? एंटिसिपेटेड लॉसेस। कंटीजेंट लायबिलिटी किसके लिए कलेक्ट करते हैं? एंटिसिपेटेड लॉसेस। कि जी लॉस होने वाला है उसके लिए हम रिजर्व क्रिएट करते हैं। तो आपने ध्यान रखना, अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहीं भी रिजर्व, प्रोविजन और कंटीजेंट लायबिलिटी आ जाए तो आपने उसको डिसअलाउड कर देना। और कौन सा लॉजिक लगा करके? इस लॉजिक को लगा करके। उसके बाद है हमारा क्यूमुलेटिव डिडक्शंस। देखिए, डिडक्शन जो मिलेगी वो क्यूमुलेटिव मिलेगी, कोई अल्टरनेट नहीं मिलेगी कि जी आपने एसेट के ऊपर जो है डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है इसलिए रिपेयर की डिडक्शन नहीं मिलेगी। नहीं, आप डेप्रिसिएशन की भी दीजिए, रिपेयर की भी दीजिएगा, दोनों डिडक्शन आपको मिलेगी। दैट्स व्हाई इट इज टू बी नोन एज क्यूमुलेटिव डिडक्शन। ये नहीं है कि डेप्रिसिएशन दे तो रिपेयर नहीं, रिपेयर दे दी तो डेप्रिसिएशन। उसके बाद है डिडक्शन ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस हैविंग टैक्सेबल इनकम। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर किसी बिजनेस की टैक्सेबल इनकम होगी तभी उसमें से एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है जी, अगर इनकम ही नहीं है तो डिडक्शन किस चीज की? और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेड का मतलब क्या होता है? देखिए, इन केस ऑफ द स्पेसिफिक डिडक्शंस अलाउडेबल द टर्म पेड मीन्स, एक्चुअली ये जो टर्म पेड है वो डिपेंड करती है आपके पास कि आप कौन सा मेथड ऑफ अकाउंटिंग लगा रहे हो। अगर तो आप मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग लगा रहे हो तो पेड का मतलब होता है पेबल। अगर ड्यू बेसिस के ऊपर अगर आपने एक्सपेंडिचर पेबल को ही अलाउड मान लिया जाएगा।
अभी पे नहीं किया लेकिन फ्यूचर में पे करेंगे और मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं तो आपका चलेगा, तो उसको हम पेड मान लेंगे। लेकिन अगर आप कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, जैसा आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, तो उसमें जो एक्चुअली पेड होगा वही अलाउड होगा, और अगर आप वो ड्यू बेसिस होगा तो नहीं होगा। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है जी? अकाउंटिंग सिस्टम। इंडिया में ज्यादातर हम कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं जी? मर्केंटाइल। कैश सिस्टम कहां फॉलो करते हैं? जहां नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो ध्यान रखना प्रोफेशन के केस में। उसके बाद है एक्सपेंडिचर लॉसेज ऑफ ओन बिजनेस। बिल्कुल सही बात है। अब आप मान लीजिए कि एक्सपेंडिचर लॉसेज ऑफ ओन बिजनेस, यानी कि हर बिजनेस का अपना जो एक्सपेंडिचर है वही उसमें से लॉसेज और एक्सपेंसेस को लेस किया जाएगा। मान लीजिए ये बिजनेस है, इसकी ब्रांचेस है, एक ब्रांच ए है, ये ब्रांच बी है, एक ब्रांच सी है। आपने कोई ज्वाइंट एक्सपेंसेस कर दिए। मान लीजिए कि आपने एडवोकेट हायर किया है, वो एडवोकेट जो है वो सारे ब्रांचेस को भी देखता है और बिजनेस को भी देखता है। तो हम क्या करेंगे कि इस बिजनेस के लिए उसने जो सर्विसेज हैं, कॉमन बेस है जो डिवीजन का, जो ज्वाइंट एक्सपेंसेस आप इकट्ठा पैसा एडवोकेट के दे रहे हैं, तो आप कोई बेस लेकर के उसको ब्रांच ए, ब्रांच बी, ब्रांच सी में जो है एलोकेट कर दीजिएगा, उसकी अपॉर्शनमेंट कर दीजिएगा। इसलिए उसकी सेपरेट डिडक्शन जो है वो दे दीजिएगा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज, और ये पॉइंट जो है ना हमेशा गांठ बांध लेना, स्पेसिफिक डिडक्शंस है अंडर सेक्शन 32-36। चाहे वो एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का हो चाहे रेवेन्यू है, दोनों की डिडक्शन मिल जाएगी। मैंने आपको याद दिलाया था कि बिजनेस में वैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता, लेकिन अगर वो प्रोविजंस के अंदर है तो कैपिटल अलाउड होगा। तो सेक्शन 32-36 में कैपिटल और रेवेन्यू दोनों की डिडक्शन मिलेगी। लेकिन जो जनरल डिडक्शन आपका 37 है, ओनली रेवेन्यू नेचर, वहां कैपिटल नेचर की डिडक्शन नहीं मिलेगी। जरा गांठ बांध के रख लेना, ये आपको काम आएगा न्यूमेरिकल में कि कौन से लॉजिक के ऊपर इसको मैं अलाउड करूं, कौन से लॉजिक के ऊपर इसको मैं डिसअलाउड करूं। तो ये लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद है मेरा फाइन और पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ लॉ। आपको याद होगा, इन्फ्रैक्शन ऑफ द लॉ इज नॉट ए नॉर्मल इंसिडेंट। रूल तोड़ देना इज नॉट ए नॉर्मल एक्सीडेंट। अब आप चले जाएं, रूल तोड़ दें, और ट्रैफिक रूल तोड़ दें, और उसके बाद आपको फाइन लग जाए, और फाइन लगने के बाद आप आकर के बोल दें कि जी आज मेरा चलान हुआ है, 1000 रुपए खर्चा डाल दीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और इनकम टैक्स बोलता है आप डाल दीजिए लेकिन मैं उसको अलाउ नहीं करता बिकॉज इट इज अनलॉफुल, क्योंकि कोई भी लॉ जो है वो आपको ब्रीच ऑफ लॉ नहीं देगा। इसलिए अगर आपको कोई फाइन और पेनल्टी लगती है जिसकी वजह से आपने लॉ को तोड़ा हुआ है, तो वो वाला अमाउंट जो है वो डिसअलाउड होगा। तो आई होप कि अब आपको थोड़े से एक्सपेंसेस जो लाखों में एक्सपेंसेस हैं उनको आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना सीख गए होंगे कि कौन से एक्सपेंडिचर जो है अलाउ हो सकते हैं और कौन से एक्सपेंडिचर डिसअलाउड हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो है वो लिस्ट तो हमने पढ़नी है, लेकिन जनरल प्रिंसिपल्स के बेस के ऊपर भी आप क्या कर सकते हैं, अलाउड और डिसअलाउड कर सकते हैं। अगर अलाउड और डिसअलाउड कर सकते हैं तो यहां पे जो डिसअलाउड होंगे वो यहां पे, अलाउड होंगे तो वो यहां पे आपके लेस होने शुरू हो जाएंगे। यही तो आपको पढ़ना है। तो चलिए जी, अब हम जैसे मैंने आपको कहा फाइनल लिस्ट 32-37, तो हम पढ़ते हैं जी सेक्शन 32-36 की तरफ और बात करते हैं स्पेसिफिक डिडक्शंस की। तो देखिए जी, ये स्पेसिफिक डिडक्शंस 37 मैंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि 37 जो है वो जनरल डिडक्शंस है, 32-36 जो है स्पेसिफिक डिडक्शंस है। जो मैंने आपको बताया जनरल प्रिंसिपल 7 है। अब जैसे पहला है हमारे पास रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग। अब बिल्डिंग है, सेक्शन 30 क्या बोलती है, किसके लिए अलाउड है? ऑल असेसीज के लिए अलाउेबल होगी। कितने अमाउंट की डिडक्शन होगी वो हम बात करेंगे। तो पहली कंडीशन क्या है, जिस बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं वो जो प्रीमाइसेस है दैट शुड बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। जिस बिजनेस और प्रोफेशन की आप इनकम कैलकुलेट करने हैं, उस बिल्डिंग का, उस प्रीमाइसेस में उसका यूज बिजनेस और प्रोफेशन के लिए होना चाहिए। बात क्लियर है जी? पहली कंडीशन तो ये है। अगर बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज नहीं हो रही है तो डिडक्शन नहीं मिलेगी सेक्शन 30 के अंदर। एक्सटेंट ऑफ डिडक्शन, अब ये डिपेंड करेगा, मैंने आपको बिल्कुल सिंप्लीफाई किया है। नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन क्या है? प्रीमाइसेस ऑक्युपाइड बाय द असेसी एज ए टेनेंट। अब मान लीजिए कि आपने जिस बिल्डिंग में आप बिजनेस कर रहे हैं वो आपने किराए पे ले रखी है। अब अगर आपने किराए पे ले रखी है तो आपको कौन से अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी? देखिए सिंपल सी बात है, आपने जो बिल्डिंग ले रखी है उसको वो रेंट दे रहे होंगे, तो रेंट पेड बाय द असेसी फॉर द प्रीमाइसेस इज
जितना भी दे रख सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है, दैट वुड बी अलाउड हियर एज ए डिडक्शन। दूसरा, सम पेड बाय एसएससी फॉर रिपेयर्स इवन इफ कैपिटल इन नेचर, मैंने बताया 32 इफ द एसएससी हैज अंडरटेकन टू बियर द कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स। क्या मतलब हुआ, अगर टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में, इनके बीच में ये एग्रीमेंट हो जाता है कि भाई जो टेनेंट है, जो आप हैं, जो इसमें आप अपना बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हैं, कि इस बिल्डिंग की जो रिपेयर है मैं करूंगा और इसकी वो अंडरटेकिंग दे देता है, तो जो कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स होगी दैट वुड आल्सो बी अलाउड हियर एज ए डिडक्शन, यानी कि वो अलाउएबल एक्सपेंसेस माना जाएगा। तो कौन सा हुआ जी, पहले एज ए टेनेंट। उसके बाद है प्रीमाइसिस इज ऑक्युपाइड बाय द एसएससी अदरवाइज देन एज ए टेनेंट। अब क्या है, अब वो टेनेंट नहीं है, तो टेनेंट नहीं तो क्या हो सकता है, ओनर हो सकता है, लाइसेंसी हो सकता है, मॉर्टगेजी हो सकता है, मतलब उनके पोजेशन में है। अब वो टेनेंट नहीं है तो अदर देन टेनेंट हुआ जी। तो अदर देन टेनेंट में मैंने आपको बता दिया क्या हो सकता है, एसएससी इस रोल में है, अगर इस रोल में है तो अब वो क्या करेगा, अबे रेंट तो देगा नहीं वो, तो देन अमाउंट पेड बाय द एसएससी ऑन अकाउंट ऑफ करंट रिपेयर, ध्यान रखना मैंने अंडरलाइन किया करंट रिपेयर, टू द प्रीमाइसेस नॉट बीइंग रिपेयर ऑफ कैपिटल नेचर। कैपिटल नेचर के रिपेयर जो है अलाउ नहीं है, सिर्फ करंट रिपेयर। अब आप बोलेंगे करंट रिपेयर क्या होता है, मैं ये भी बता देता हूं। ये करंट रिपेयर होता है रिपेयर्स इनकर्ड ऑन रूटीन बेसिस ड्यूरिंग करंट प्रीवियस ईयर टू प्रिजर्व ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एसेट। जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको सिर्फ प्रिजर्व करना है। जैसे मान लीजिए अब खिड़कियां हैं, खिड़कियों के जो है वो ग्लासेस टूट गए, शीशे टूट गए, थोड़ी बहुत पेंटिंग करा दी, तो प्रिजर्व करना शुरू कर दिया ना आपने। तो इसलिए यहां पे आपने क्या करना है जी, अगर आप अदर देन टेनेंट है तो सिर्फ करंट रिपेयर अलाउड है, कैपिटल नेचर की नहीं है। अगर कैपिटल नेचर की होती वो सेक्शन 32 के अंदर जो है ना आपको डेप्रिसिएशन की डिडक्शन मिल जाएगी। देन प्रीमाइसिस इज ऑक्युपाइड विद एसएससी वेदर एज ए टेनेंट और अदरवाइज। अब वो चाहे टेनेंट है, चाहे अदरवाइज है, चाहे मालिक है, कुछ भी है, अगर वो उस दोनों फॉर्म में कौन कौन से एक्सपेंसिव जो है अलाउड होंगे, दैट इज एनी सम पेड ऑन अकाउंट ऑफ, कौन से, लैंड रेवेन्यू, लोकल रेट्स, म्यूनिसिपल टैक्सेस, प्रीमियम पेड फॉर इंश्योरेंस अगेंस्ट रिस्क ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रीमाइसेस। ये जितने भी एक्सपेंसेस, आप बोलेंगे जी लोकल रेट्स, म्यूनिसिपल टैक्सेस तो हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में पढ़े थे। अरे आपको पता है कि जब आपकी बिल्डिंग, हमने कहा था कि अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए अगर आप यूज करोगे तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो अब आपको याद आ रहा होगा कि अगर वो अपने बिजनेस प्रोमाइसेस में जो इनकम हो रही है उसमें से अगर वो म्यूनिसिपल टैक्सेस दे रहा है तो यहां उसकी डिडक्शन मिलेगी, वो यहां पे वो अलाउएबल एक्सपेंस होगा। तो चाहे वो मालिक है, चाहे किराएदार है, लैंड रेवेन्यू, लोकल रेट्स, म्यूनिसिपल टैक्सेस, प्रीमियम पेड, इंश्योरेंस अगर करवा रखी है उसकी, तो वो जो इंश्योरेंस का प्रीमियम अगर पे कर रखा है देन दैट इज आल्सो टू बी अलाउएबल हियर एज एन एक्सपेंस। यहां तक ये क्लियर हो गया जी सेक्शन 30। ओके, तो इंपॉर्टेंट टर्म जो है हमने इसको आपको सिंप्लीफाई कर दी। ये है हमारा सेक्शन 31। ये कहता है रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर। तो नाम ही बता रहा है इसका नॉमेनक्लेचर। तो एसएससी कौन, सभी को मिलेगी, ऑल। कंडीशन क्या है, डिडक्शन इज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीनरी, प्लांट, ध्यान रखना, और फर्नीचर। एनी अदर एसेट इज नॉट कवर्ड हियर। सिर्फ ये तीन है, मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर। कौन सी, रिपेयर और इंश्योरेंस, सिर्फ दो ही अलाउड है। तो व्हाट एक्सपेंडिचर इज अलाउड हियर एज ए डिडक्शन, तो मैं बता रहा हूं आपको, अमाउंट पेड फॉर करंट रिपेयर टू द एसेट, नॉट कैपिटल रिपेयर इज डिडक्टेबल। तो करंट रिपेयर कौन सी है, मैंने आपको बताई अभी आपको, जैसे सेक्शन 30 के अंदर करंट रिपेयर थी वही है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, जैसे आपके पास मशीन है, अब मशीन में कोई पार्ट जो हो जल जाता है तो उस पार्ट को हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस कर दी तो क्या हो गया, करंट रिपेयर हुई। अगर आपने कोई एडिशनल एसेट ले ली ना तो वो एडिशनल एसेट कैपिटल नेचर मानी जाएगी और उसकी डिडक्शन आपको सेक्शन 32 के अंदर मिल जाएगी, एज ए डेप्रिसिएशन की मिल जाएगी। इसलिए इसको यहां पे कैपिटल नेचर को निकाल दिया गया। रेगुलर रिपेयर टू मशीनरी इन ऑर्डर टू प्रिजर्व इट्स लेवल ऑफ एफिशिएंसी। अब आप क्या करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, तो उसके ऊपर भी तो खर्चा होता है ना, तो वो कौन सा में आएगा, करंट रिपेयर में आएगा। उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या है जी, प्रीमियम। प्रीमियम पेड और पेबल। पेबल किसके लिए होता है, मर्केंटाइल सिस्टम, मैंने आपको बताया। अगर कैश सिस्टम है तो पेड होगा। फॉर इंश्योरेंस अगेंस्ट रिस्क ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन,
तो इस प्लांट मशीनरी और फर्नीचर जिसका यूज आप बिजनेस और प्रोफेशन में कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए अगर आपने इंश्योरेंस करवा रखी है और उस इंश्योरेंस के प्रीमियम का अमाउंट आपने पे कर रखा है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आपने शो कर रहा है, देन दिस इज टू बी टेकन हियर एज ए अलाउड एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 31। मैं नहीं कह रहा हूं, सेक्शन 31 कह रही है। यहां तक बात क्लियर है जी आपकी? ओके। अब इसके बाद क्या है, जो सेक्शन 32 है ना, दैट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। उसके लिए तो अलग से भी चैप्टर है, इसलिए मैं उसको आज आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि सेक्शन 32 आपको याद होगा, मैंने जो पहले आपके पास एक मास्टर चार्ट दिया था, वहां भी मैंने उसको रेड में लिखा था कि क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन तो मिलेगा ही मिलेगा, और डेप्रिसिएशन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और उसके बिना आपका क्वेश्चन नहीं होगा। इसलिए अब हम इंडिपेंडेंटली इसको अलग से जो है वो किसको पढ़ेंगे जी, डेप्रिसिएशन को पढ़ेंगे, जो कि किसके अंडर है जी, सेक्शन 32, जो कि एक बहुत बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है 32-36 के लिए। तो उसको हम एक लेक्चर में समेटने की कोशिश करेंगे, और वो क्या होगी जी, सेक्शन 31 के बाद सेक्शन 32। तो मैं इसलिए कह रहा हूं आपको बार बार कि आप उस लेक्चर से पहले अगर सेक्शन 32 को थोड़ा सा पढ़ भी लेंगे तो आपको और ज्यादा समझ आएगा, तो आप और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे।